हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया एकदम। चलिए, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू सी पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट एनी पॉइंट। बच्चों, आपको कोई भी पॉइंट दिया गया हो, उस पॉइंट के ऊपर अगर आपको पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू द डाइपोल, तो कैसे निकालोगे? क्या इसका कोई जनरलाइज कोई फॉर्मूला है क्या? जी हाँ, यहाँ पे एक जनरलाइज फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला को हमें यहाँ पे डिराइव करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट एनी पॉइंट। चलिए बच्चों, मान लो आपको एक डाइपोल प्रोवाइड किया गया है। एक छोटा सा डाइपोल होता है। यहां पे आपको देखने से मैं बड़ा ड्रॉ करके देता हूं, बाकी होता है बहुत ही छोटा सा। मान लो कि ये जो सेपरेशन है ना, इन दोनों के बीच का, वो ट्वाइस ए सेपरेशन है। ठीक है, दिख रहा है क्लियरली? ये ट्वाइस ए सेपरेशन है। ठीक है, चलो, मुझे बोला गया कि भाई ये जो इनका सेंटर पॉइंट है ना, ये सेंटर पॉइंट, वो सेंटर पॉइंट से आर सेपरेशन पे, आर दूरी पे मुझे एक पॉइंट पी दिया गया है और मुझे वो पी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, मान लो कि ये हमारा नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। आपको पता है ये डाइपोल क्या होती है। ठीक है, चलिए, ये हमारा आर सेपरेशन उन्होंने दिया है, ये एंगल मान लो थीटा है, वो भी उन्होंने प्रोवाइड किया है। ठीक है, आपको बोला है कि ड्यू टू दिस डाइपोल सेंटर पॉइंट से, ये वाला सेंटर पॉइंट से किसी आर सेपरेशन पे आने वाले पॉइंट पी के ऊपर ड्यू टू दिस डाइपोल एट द एंगल थीटा, आर सेपरेशन पे आने वाले किसी पॉइंट पी के ऊपर कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है, वो हमें यहां से निकालना है। तो बच्चों, मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे एजम्पशन ले लेता हूं। मेरे पास ना यहाँ पे दो चार्ज है। अगर मैं दोनों को इंडिविजुअल देखूं, तो क्या ये दो चार्ज की सिस्टम नहीं हुई? और चार्ज की सिस्टम की वजह से कितना किसी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल आता है, वो इसके आगे वाले पॉइंट में देख चुके हैं हम लोग। तो मैं एक काम करता हूं, मान लेता हूं कि इसकी वजह से जो भी पोटेंशियल आएगा वो V1 होगा, और इसकी वजह से जो भी आएगा V2 होगा। दोनों का एडिशन होगा VP, है कि नहीं? तो वही वाला पॉइंट अप्लाई करते हैं। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू दी surrounding charges is nothing but equal to algebraic sum of all the individual potential of surrounding charges, है कि नहीं? तो यही वाला पॉइंट अप्लाई कर देते हैं यहां पे। इसके लिए मान लो कि भाई ये माइनस क्यू से ये वाला जो पॉइंट पी है ना, वो मान लो कि R1 सेपरेशन पे है, और ड्यू टू दिस प्लस क्यू, ये प्लस क्यू की वजह से जो भी यहाँ पे पोटेंशियल मिलने वाला है, उसके लिए ये पॉइंट पी जो भी है ना, तो मान लो कि वो R2 सेपरेशन पे है। ठीक है, तो ये सेपरेशन कितना है? R1, ये कितना है? R2, हमने अज्यूम कर लिया। बच्चों, ये सेंटर पॉइंट सी है, तो इसका मतलब ये होता है कि इतना डिस्टेंस ए होगा, और सिमिलरली यहां से यहां इतना डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, चलो, अभी मैंने क्या करना है, मुझे मुझे ये करना है कि पोटेंशियल एट पॉइंट पी, दोनों चार्ज को अलग देखना है। अलग देख के इसकी वजह से मान लेता हूं कि यहाँ पे पोटेंशियल आएगा V1, और इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा V2, ऐसा अज्यूम कर लेता हूं। और दोनों को इंडिविजुअल देख के, दोनों को अलग देख के मुझे वहां पे पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मान लेता हूं कि ये जो है ना, इसको मैं नंबर 1 बोलता हूं, इसको नंबर 2 बोलता हूं। मतलब कि यहां माइनस क्यू की वजह से जो भी पोटेंशियल यहाँ पे पी पे आएगा, उसको मैं V1 बोलूंगा, और प्लस क्यू की वजह से जो भी आएगा उसको मैं V2 बोलूंगा। ठीक है, सो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज नथिंग बट इक्वल टू, बच्चों क्या लिख सकते हैं? यहां पे नहीं लिखता हूं, एक काम करता हूं, यहां पे लिखता हूं। ठीक है, सो पोटेंशियल एट पॉइंट P VP इज नथिंग बट इक्वल टू, बच्चों में क्या लिख सकता हूं? V1 प्लस V2, है कि नहीं? दो चार्ज को अगर अलग देखो, तो दोनों की वजह से जो भी इंडिविजुअल पोटेंशियल वहां पे जाएगा, उन सबका एल्जीब्रिक सम ही तो हमारे लिए फाइनल पोटेंशियल होगा, है कि नहीं? क्लियर है पॉइंट? तो यही तो करना है। अभी देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1? V1 मतलब कि माइनस क्यू की वजह से वहां पे जाने वाला पोटेंशियल कितना लिखते हैं, उसको विथ साइन लिखेंगे तो नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या आता है? नेगेटिव, मतलब कि K इंटू माइनस क्यू डिवाइड बाई R1 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V2? V2 मतलब कि ये प्लस क्यू की वजह से यहां पे आने वाला पोटेंशियल कितना लिखते हैं उसको? K इंटू क्यू अपॉन R2। सही है, दोनों में से क्या करते हैं हम? K क्यू को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा K क्यू कॉमन, ये हो गया माइनस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, है कि नहीं? चलो, इसको ना सीधा लिखते हैं, तो K क्यू इंटू 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। बच्चों, यहां पे आके अटक गए, यहां पे आके अटक गए। क्यों अटके? क्योंकि भाई यहां पे ना हमें R डिस्टेंस नोन दिया गया है।
r डिस्टेंस हमें पता है, ठीक है, यहाँ पे r डिस्टेंस हमें पता है, लेकिन r2 एंड r1 वो तो हमने अज्यूम किया है, तो अभी उसके लिए कुछ तो जोड़ करना पड़ेगा हमें। अभी इसके लिए मुझे कुछ तो जोड़ करना पड़ेगा, मतलब कि अगर मैं r1 और r2 का वैल्यू बना के अगर मैं उसको r के फॉर्मेट में लिख दूं तो शायद बात बन सकती है, ठीक है। तो अभी मेरा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r1 एंड r2 इन टर्म्स ऑफ r, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे r1 एंड r2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r निकालने की कोशिश करते हैं। तो कैसे कर पाएंगे, तो उसके लिए ना मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे फिगर को रीड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा ये पहला चार्ज है, दैट इज -q। ये टोटल सेपरेशन जो भी है वो ट्वाइस है, ये हमारा +q है। ये हमारा सेंटर पॉइंट है, यहां पे हमारा पॉइंट P है, यहां पे हमारा पॉइंट ये वाला है, ठीक है। अभी मैं ना क्या करता हूं, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैथमेटिक्स है, छोटा सा मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं है, ठीक है बच्चों। ये वाला पॉइंट जो भी है वो C है, ये वाला पॉइंट जो भी है वो इसको मैंने बोल दिया 1, इसको बोल दिया 1, इसको बोल दिया नंबर 2। ध्यान से देखो बच्चों, मुझे ना R1 और R2 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालता हूं मैं, ध्यान से देखो। क्या ये पॉइंट P है, तो मुझे एक्चुअल में CP इज इक्वल टू R बोला गया है, देखो ध्यान से, यही तो डिस्टेंस मुझे R बोला गया है, ये एंगल थीटा है और मुझे बोला गया है CP इज इक्वल टू R, मतलब कि CP का वैल्यू मेरे लिए R है। हियर CP इज इक्वल टू R, CP इज इक्वल टू R, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। चलिए अभी ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना, क्या ये एंगल थीटा है तो क्या इसके सामने वाला ये एंगल भी थीटा होगा, बात तो सही है, बात तो सही है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ो। मान लो बच्चों मैं यहां से ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, सामने वाले एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, मान लो मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सिमिलरली यहां पे भी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ध्यान से देखना। मान लो ये पॉइंट है वो M है और ये पॉइंट जो भी बना वो N है, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, क्या ये ट्राइंगल एंड ये ट्राइंगल दोनों क्या इक्वल होंगे, देखो ध्यान से, जी हाँ बिल्कुल इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि सेंटर पॉइंट है, तो देखो ये A तो ये भी A, अगर ये डिस्टेंस A है तो इतना डिस्टेंस भी ये होगा, A ही होगा। 1 से लेके C तक का डिस्टेंस A है, क्योंकि C क्या है, सेंटर पॉइंट है, डाइपोल के लिए C क्या है, सेंटर पॉइंट है। तो अगर ये डिस्टेंस A है तो ये भी क्या होगा, A ही तो होगा, है कि नहीं, तो वो भी तो डिस्टेंस A है, ध्यान से देखो। फिर अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, उस हिसाब से देखा जाए तो ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी 90 है, तो उस हिसाब से ये एंगल क्या होना चाहिए, ये एंगल होना चाहिए 90 माइनस थीटा, तो यहां पे भी ये कैसा एंगल 90 माइनस थीटा है कि नहीं। तो देखो थीटा के सामने वाली बाजू और यहां पे ये थीटा के सामने वाली बाजू, मतलब कि ये और ये दोनों सेम हो जाएंगे। सिमिलरली ये और ये दोनों सेम है, 90 माइनस थीटा के सामने वाली बाजू और यहाँ पे 90 माइनस थीटा के सामने वाली बाजू भी इक्वल हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल जो भी बने ना, अगर मान लो कि मैं इसको नाम दे देता हूं A और यहाँ पे नाम दे देता हूं B, तो मेरे लिए ट्राइंगल ANC एंड ट्राइंगल BMC दोनों क्या है, सेम ट्राइंगल है, इक्वल ट्राइंगल है, एंड फ्रॉम द इक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल आई कैन से दैट CM इज नथिंग बट इक्वल टू CN, है कि नहीं, आई बात समझ में, CM इज नथिंग बट इक्वल टू CN, क्लियर है पॉइंट, है कि नहीं, आ रहा समझ में धीरे धीरे। चलिए तो CM और CN क्या हो जाएंगे यहाँ पे इक्वल, कौन से वाले, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, CM इज इक्वल टू CN। लेकिन कितना लिखूं, CM या फिर CN, जो भी लिखना है वो कितना लिखूं, CM इज इक्वल टू CN वो तो हमें पता है, लेकिन कितना लिखूं, देखो यहां से ये ट्राइंगल को देखो, CN का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, क्या हमें हाइपो पता है, जी हाँ A, क्या हमें ये साइड निकालनी है, जी हाँ, क्या ये एंगल थीटा है, जी हाँ, तो क्या मैं कॉस लगा सकता हूं, जी बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे कॉस लगाऊं, ठीक है, यहाँ पे ये एंगल के लिए अगर मैं कॉस लगाऊं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से देखो, पास वाली मतलब कि CN, हाइपो मतलब कि A, इसके ऊपर से CN का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, CN इज नथिंग बट इक्वल टू A cos थीटा, है कि नहीं, CN इज नथिंग बट इक्वल टू A cos थीटा, मतलब कि अगर CN की वैल्यू A cos थीटा तो CN की वैल्यू भी क्या होगी, A cos थीटा ही होगी, यस और नो, तो ये दोनों A cos थीटा हो जाएंगे,
है कि नहीं? अभी जो एजम्पशन लेना है वो अभी लेना है, ध्यान से देखिए बच्चों। क्या मैं यहां पे AP इज इक्वल टू CP बोल सकता हूं? ध्यान से देखिए, AP मतलब कि इतना और CP मतलब कि इतना, क्या ये दोनों सेम है? आपको क्या लगता है दोनों सेम है? नहीं है, दोनों सेम नहीं है। लेकिन अगर मैं चाहूं तो ये बोल सकता हूं कि AP इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू NP। इतना डिस्टेंस इतने डिस्टेंस के बराबर बोल सकते हैं, इतना डिस्टेंस इतने डिस्टेंस के बराबर नहीं बोल सकते, ठीक है? सो AP कैन बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू NP बट AP कैन नॉट बी इक्वल टू CP। AP को CP की तरह इक्वल लिखना बुरी बात है, गलत बात है ना भाई, नहीं लिख सकते। ये इतना ही डिस्टेंस हो, ये कितना बड़ा डिस्टेंस, लेकिन AP को अप्रोक्सीमेटली NP के बराबर लिखना ये सही है, ठीक है? तो मैं क्या लिखता हूं, देखो मेरे पास AP क्या है, AP तो R1 है, ठीक है? सो AP इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या मैं लिखूं, NP, है कि नहीं? लेकिन यहां पे AP क्या है मेरे लिए, AP तो R1 है, AP तो R1 है, तो R1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या, NP। NP क्या है मेरे लिए, NP देखो, NP अभी ये अप्रोक्सीमेटली को मैं क्या कर देता हूं, इक्वालिटी में, फिर इक्वालिटी में कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है? सो ये R1 इज इक्वल टू क्या हो गया, NP हो गया। अभी देखो NP का वैल्यू क्या लिखे, NP मतलब कि इतना, इतना NP, ठीक है? क्या मैं NP को, ध्यान से देखना, क्योंकि मुझे CP पता है, इसे CP का वैल्यू किसके बराबर है, R के बराबर, CP इज इक्वल टू R है, तो क्या मैं NP को Cn प्लस CP लिख सकता हूं? जी हाँ, NP इज नथिंग बट इक्वल टू Cn प्लस CP। यहां से देखो Cn प्लस CP, ठीक है? Cn प्लस CP, और Cn का वैल्यू कितना है हमने ऊपर ही देखा, Cn का वैल्यू है भाई a cos थीटा, ठीक है? और CP का वैल्यू कितना है भाई, R। CP का वैल्यू कितना है, R। तो बच्चों R1 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आया, R प्लस a cos थीटा आया, है कि नहीं? R1 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आया, R प्लस a cos थीटा आया। क्लियर है पॉइंट? सिमिलरली अगर मुझे R2 को लिखना है, R2 मतलब कि PB, ध्यान से देखो, क्या मैं PB को अप्रोक्सीमेटली PM के साथ कंपेयर कर सकता हूं? जी हाँ, PB इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PM, तो PB इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PM। यही अप्रोक्सीमेट को मैं इक्वालिटी में लिख देता हूं। नाउ PB मेरे लिए क्या है, PB मेरे लिए R2 है, तो PB को मैं क्या लिखूं यहां पे, R2। सो R2 इज इक्वल टू PM। लेकिन बच्चों PM क्या होगा, PM इज नथिंग बट इक्वल टू, देखो CP माइनस MP, है कि नहीं? इतने डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस, सॉरी CP माइनस CM, मुझे इतना डिस्टेंस चाहिए, MP चाहिए या फिर बोलो PM चाहिए, ठीक है? इतना डिस्टेंस चाहिए, तो मैं क्या करूं, CP में से CM को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, इतना डिस्टेंस निकाल देता हूं, तो बचा क्या, इतना ही बचेगा। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, इट इज नथिंग बट CP माइनस PM, है कि नहीं? सॉरी क्या लिखा मैं, CP माइनस CM, सही है? सो नाउ इट इज करेक्ट। इतना डिस्टेंस इज नथिंग बट इतने में से इतने को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बाकी बचा वो क्या मिलेगा हमें, PM ही मिलेगा, ठीक है? चलिए, तो CP कितना है हमारे पास, R के बराबर, और CM कितना है, a cos थीटा, तो ये हो गया R माइनस a cos थीटा। तो देखो बच्चों, हमारे पास R1 और R2 का वैल्यू आ गया है। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2, हमें दोनों वैल्यू मिल चुके हैं। तो अभी दोनों वैल्यू को यहां पे प्लेस कर देते हैं। तो देखो ये क्या आएगा, के क्यू 1/R2 को मैं क्या लिखूं, R2 का वैल्यू अभी हमारे पास है, R2 कितना है, 1/R माइनस a cos थीटा, माइनस देखो R1 क्या है हमारे पास, R1 है R 1/R प्लस a cos थीटा, सही है? दोनों वैल्यू को हम प्लेस कर दिए यहां पे, R2 का वैल्यू भी प्लेस किए, R1 का वैल्यू भी प्लेस कर दिए, ठीक है? चलो अभी यहां पे एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, के क्यू इंटू, देखो एलसीएम लिए तो R प्लस ए कॉस थीटा माइनस R माइनस ए कॉस थीटा डिवाइड बाय, देखो ये क्या हो जाएगा, R माइनस ए कॉस थीटा इंटू R प्लस ए कॉस थीटा। क्लियर है? चलो ऊपर क्या होगा, ऊपर, हाँ ओपन करो उसको, ओपन करते हैं तो ऊपर क्या होगा, इट इज के क्यू इंटू, देखो ये हो जाएगा R प्लस ए कॉस थीटा माइनस R माइनस माइनस प्लस ए कॉस थीटा डिवाइड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी। बच्चों ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, इट इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है? तो यहां पे क्या लिखेंगे, इट इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो यहां पे जो भी छम्मा छम्मा होना है वो छम्मा छम्मा हो जाएगा, देखो आर आर छम्मा छम्मा हो गए, ये कैंसल ये कैंसल,
बचा क्या, ट्वाइस ए कॉस थीटा। न्यूमरेटर में क्या बचेगा, ट्वाइस ए कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में बचा क्या हमारे पास, इट इज नथिंग बट ट्वाइस ए कॉस थीटा। तो इट इज इक्वल्स टू के क्यू इंटू ट्वाइस ए कॉस थीटा डिवाइड बाय, देखो क्या बचा हमारे पास यहाँ पे, यस बच्चा लोग आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, तो इतना पोटेंशियल हमें वहां पे मिलेगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, क्योंकि डाइपोल की जब भी बात की जाती है ना, तो डाइपोल के केस में ना ये जो डिस्टेंस होता है ना ट्वाइस है, वो बहुत ही छोटा होता है। इट इज सर्टेन इन द रेंज ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर होता है बहुत ही छोटा डिस्टेंस, और ये सेंटीमीटर में, ये आर सेंटीमीटर में होगा और ये माइक्रोमीटर में। तो क्या हम इसके सामने आर की वैल्यू ज्यादा बोलेंगे, तो आर इज मच 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 मोर देन दिस ट्वाइस है। और अगर ट्वाइस ए को नेग्लेक्ट कर सकते हैं आर के सामने, तो यहां पे तो हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, मतलब कि ट्वाइस ए का आधा और उसका भी स्क्वायर। सोचो माइक्रो का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, माइक्रो मतलब कि 10 टू द पावर -6, और उसका स्क्वायर करो तो 10 टू द पावर -12 हो जाएगा। वैल्यू तो बहुत छोटी हो जाएगी, वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। या सुनो, मान लो कि ये डिस्टेंस जो भी ए है वो माइक्रो रेंज में है, तो यहां पे क्या हुआ है, ए स्क्वायर हुआ है, मतलब कि ए का स्क्वायर करोगे तो ये तो 10 टू द पावर -12 हो जाएगा, मतलब कि वैल्यू तो और छोटी हो गई। मतलब कि अब तो हम आर स्क्वायर के सामने ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को 100% नेग्लेक्ट कर सकते हैं, 100%। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक एजम्पशन और लेंगे। क्या एज्यूम करेंगे, हियर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा is less than r square, so that we can neglect it, we can neglect it। तो उसको नेग्लेक्ट कर दे तो बच्चों हमारे पास क्या बचेगा, k इंटू, देखो इसको ध्यान से लिखता हूं, q इंटू ट्वाइस ए इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय, देखो r स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाय r स्क्वायर। क्या किया हम, कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को नेग्लेक्ट कर दिया कंपेयर टू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से बहुत ही छोटी वैल्यू, तो इसको नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये q इंटू ट्वाइस से क्या होता है, ये तो डाइपोल मोमेंट होती है, तो ये होगा kp cos थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर, है कि नहीं। तो बच्चों हमें पोटेंशियल एट पॉइंट p क्या मिला, kp cos थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। बच्चों ये जो फॉर्मूला आया ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जनरलाइज्ड फॉर्मूला है। कोई भी एंगल दिया गया हो, कोई भी सेपरेशन दिया गया हो, आप वो वैल्यू यहाँ पे प्लेस करो, आपको डाइपोल की वजह से वो वाले पॉइंट के ऊपर कितना पोटेंशियल आएगा वो आपको ये फॉर्मूला दे देगा। ठीक है, ये इतना जनरलाइज फॉर्म है। ठीक है, तो याद क्या रखना है, किसी भी एट एंगल थीटा, किसी भी आर सेपरेशन पे पोटेंशियल कितना होगा ड्यू टू द डाइपोल, केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर के बराबर। क्लियर है पॉइंट। बच्चों ये जो हमें मिला ना, वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ये हमें स्केलर समीकरण मिला, जो भी हमें ये इक्वेशन मिला ना वो स्केलर मिला, इट इज द स्केलर फॉर्म। अगर मैं चाहूं तो इसका वेक्टर फॉर्म भी लिख सकता हूं, अगर मैं चाहूं कि इसका मुझे वेक्टर फॉर्म लिखना है, तो बच्चों वेक्टर फॉर्म क्या आएगा, चलिए देखते हैं वेक्टर फॉर्म क्या आएगा, चलिए देखते हैं। बच्चों इसका वेक्टर फॉर्म निकालना है मुझे, वेक्टर फॉर्म वेक्टर फॉर्म वेक्टर फॉर्म, ध्यान से देखो। पर सर ये तो पोटेंशियल है ना, वो तो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो उसका वेक्टर फॉर्म कैसे, भाई वेक्टर फॉर्म हो सकता है ना, मेरे पास दो ऐसे वेक्टर है जिसका मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूं, तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा क्या वो वेक्टर मिलेगा, नहीं, वो मुझे स्केलर मिलेगा। ये सुनो भाई, डॉट प्रोडक्ट जैसी कोई चीज होती है कि नहीं, संस्कार नाम की कोई चीज है कि नहीं चलिए सर, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मुझे स्केलर मिल सकता है, तो ये तो मेरा स्केलर फॉर्म है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर इस वेक्टर को किसी और वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देना हम, तो इसका वेक्टर फॉर्म भी बना सकते हैं, क्योंकि वो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ना अल्टीमेटली रिजल्ट क्या देगा, स्केलर ही देगा, और पोटेंशियल स्केलर ही है। तो भले ये हमारे पास स्केलर फॉर्म है, फिर भी कई बार ना वेक्टर फॉर्म पूछा जाता है कि भाई विच वन इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई वेक्टर फॉर्म डाइपोल की वजह से पोटेंशियल का कैसे, भाई पोटेंशियल भले स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन हमारे पास ऐसा एक प्रोडक्ट भी है डॉट प्रोडक्ट की जो हमें आंसर स्केलर दे सकता है। और यहाँ पे अगर फोकस करोगे तो ये डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस वेक्टर का किसी और वेक्टर के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए, तो बात बन सकती है, बात बन सकती है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, मैं ना यही फॉर्मूला को लिखता हूं, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर, ध्यान से देखना।
इसी को मैं लिखता हूं ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर। बच्चों क्या होता है, इट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला दो दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है भाई, याद करो थोड़ा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, मेरे पास एक तो ऑलरेडी है दैट इज पी इंटू कॉस थीटा भी है। ठीक है, मतलब कि जिसको मुझे ए लिखना है वो मेरे पास है पी वेक्टर। कमी है सिर्फ बी की कि भाई ये पी का किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करूं तो मुझे ये वाली पी कॉस थीटा टर्म मिल जाए। ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया, मान लो ए मेरे लिए क्या है, पी के बराबर है। अभी देखो p इंटू कॉस थीटा तो है, मतलब कि इतनी टर्म तो है, मिसिंग है b। बच्चों अगर मैं मान लूं कि यहाँ पे b का मैग्नीट्यूड 1 है, हो सकता है ना, तो p इंटू 1 इंटू कॉस थीटा क्या होगा, p कॉस थीटा, मतलब कि पूरी टर्म हो जाएगी। तो मैंने b को क्या मान लिया, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। ऐसा कौन सा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यस यूनिट वेक्टर। इसका मतलब ये है कि b वेक्टर क्या होना चाहिए, यहाँ पे यूनिट वेक्टर होना चाहिए। तो इस हिसाब से p इंटू कॉस थीटा को मैं डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या लिख सकता, मैं लिख सकता p वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ एन कैप, यस और नो। तो इसी को मैं रीराइट करके मैं क्या लिखूंगा, vp इज इक्वल टू k टाइम्स p वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ एन कैप डिवाइड बाय r स्क्वायर। बच्चों ये जो हमारे पास फॉर्म आया ना, इसको बोला जाता है यस वेक्टर फॉर्म ऑफ डाइपोल, सॉरी पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल। तो ये हो गया हमारे पास वेक्टर फॉर्म। क्लियर है, तो ये हो गया हमारे पास वेक्टर फॉर्म। आया बात समझ में। चलिए, तो कई बार पूछते हैं कि डिराइव द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस डाइपोल पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट एनी पॉइंट p, तो आपको यहां तक लिखना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। तो बहुत ही सिंपल है, पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट एनी पॉइंट निकाल लिए हम, बहुत ही आसान था, सिंपल सा फॉर्मूला kp cos थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो आशा रखता हूं कि आपको यहाँ पे आज के लेक्चर में सब कुछ समझ में आया होगा। मैंने हो सके उतने सिंपल फॉर्मेट में आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में आपका क्वेश्चन मुझे सेंड कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो। अगर आपको बहुत ही अच्छा लग रहे सारे वीडियो तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हो सके तो आपके जैसे जितने भी बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनको मेरी चैनल शेयर भी कर दो। ठीक है, तो यहीं पे हमारा लेक्चर आज का खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे यही पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल ऑन द एक्सिस एंड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कितना होगा, वो सारी चीजों को लेकर। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल ऑन द एक्सिस एंड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कितना आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो टिल दैट एंजॉय योर डे। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।